जय हिंद साथियों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक महात्मा गांधी और एक परिचय। महात्मा गांधी आंदोलन और सत्याग्रह, ये टॉपिक हम महेश वर्णवाल के बुक इतिहास के सार कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के जो नोट्स हैं, सार्स हैं, उससे लिए गए हैं। ये हर एग्ज़ाम के लिए ऑल इंडिया लेवल पर बहुत इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ये एनसीईआरटी का सार है। आइए देखते हैं महात्मा गांधी के परिचय में, और अपडेट्स पाने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा अपना प्यार दिखाइए और हमें लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए हमारे वीडियो को। आइए महात्मा गांधी का परिचय करवाते हैं आपको। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, पिता का नाम करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी के माता का नाम पुतली बाई है। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को होता है। मृत्यु जो होती है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है। जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में होती है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में है। विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से विवाह होती है। ये भी बीपीएससी का टीचर का एग्ज़ाम में पूछा है। महात्मा गांधी का विवाह महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी है। इसके पुत्र 4 पुत्र हैं। नंबर 1 हीरालाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। हीरालाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। नेक्स्ट देखेंगे, इसके राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा है कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल टीचर हैं। फिर देखेंगे प्रमुख शिष्य के बारे में, इसके स्टूडेंट कौन है तो देखेंगे प्रमुख शिष्य में इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, महात्मा गांधी द्वारा वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था। मीराबेन याद रखेंगे, इसकी प्रमुख शिष्य थी। नेक्स्ट देखेंगे, कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान कर जाते हैं महात्मा गांधी और 1888 में मुंबई में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके 1891 ईस्वी में लौटते हैं। याद रखिएगा, कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करते हैं कब? 1891 ईस्वी में। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाते हैं 1888 ईस्वी में। तो बात याद करना है कि इंग्लैंड प्रस्थान करते हैं कानून की पढ़ाई के लिए, इंग्लैंड 1888 ईस्वी में, और बैरिस्टर की डिग्री कानून कब प्राप्त करते हैं? 1891 ईस्वी में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। महात्मा गांधी गुजरात के एक व्यक्ति हैं अब्दुल्ला, उसी के मुकदमे हेतु दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं 1893 में। अब देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में नटाल प्रांत, दक्षिण अफ्रीका में नटाल प्रांत जो होता है उसमें कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी करते हैं। देखिए, अब से महात्मा गांधी का कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य, कुछ जो भी कार्य हो रहा है, कैसे कैसे आप लड़ेंगे आंदोलन, नीति कैसी होगी, पॉलिसी कैसी होगी, तो स्टार्ट कर रहे हैं। नटाल का जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में कांग्रेस की वहाँ पे स्थापना कर देते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जूलू व बोवर पदक 1899 ईस्वी में। फिर कैसर हिंद की उपाधि उसको दी जाती है 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। यह लौटते हैं इसी 9 जनवरी को ही हम लोग क्या, कौन सा दिवस में मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी को वापस लौटते हैं। तभी कांग्रेस अंग्रेज़ जो है इसको चालाकी से कैसर हिंद की उपाधि से नवाजते हैं। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में ये शामिल होते हैं, लेकिन अध्यक्षता नहीं करते हैं। अध्यक्षता 1924 में बेलगांव अधिवेशन में करते हैं। प्रथम बार ऐसे शामिल हो जाते हैं 1901 ईस्वी में, लेकिन अध्यक्षता की बात पूछेंगे तो 1924 ईस्वी में कर्नाटक का बेलगांव जिला या बेलगांव स्थान, वहाँ पे इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने खुद करते हैं, स्वयं करते हैं। डरबन अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। देखिए, सबसे पहले उन्होंने ये आश्रम, फिनिक्स आश्रम, याद रखें कहाँ पर है महात्मा गांधी से रिलेटेड? अफ्रीका में। इसलिए महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला प्रयोग जो भी कर रहे हैं अफ्रीका से कर रहे हैं। यहाँ पे 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। पहला प्रयोग सत्याग्रह का 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में करते हैं महात्मा गांधी। याद करेंगे, भारत में 1917 में सत्याग्रह का चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट देखेंगे, जेल में जीवन का प्रथम अनुभव। जेल भी जाते हैं 1908 के आसपास। फिर देखेंगे टॉलस्टॉय फॉर्मी का स्थापना। आपको बता दें कि महात्मा गांधी टॉलस्टॉय से बहुत प्रभावित थे, लियो टॉलस्टॉय।
तो टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। महात्मा गांधी भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी इसी दिन को हम लोग भारत प्रवासी दिवस मनाते हैं। साबरमती आश्रम देखिए, साबरमती नदी के किनारे या साबरमती आश्रम आसपास में स्थापना करते हैं 1915 ईस्वी में, जब वापस लौटते हैं। कांग्रेस अधिवेशन की देखिए अध्यक्षता 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में करते हैं। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता कब होता है, तो ये देखिएगा 21 वर्ष की अवस्था में सक्रिय रहते हैं दक्षिण अफ्रीका में। आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग कब आता है, 1925 ईस्वी में। बताइए 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भारत की प्रथम महिला सरोजनी नायडू करती है, तब ये अपना आत्मकथा लिखते हैं। कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करते हैं, सरोजनी नायडू, भारत की प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्षता करती है। सिद्धांत क्या है, सत्य और अहिंसा, ट्रू एंड नॉन वायलेंस। नेक्स्ट देखेंगे अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में करते हैं। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में करते हैं। अखिल भारतीय चरखा संघ, आप देखिए चरखा से 23 सितंबर 1925 ईस्वी को अखिल भारतीय चरखा संघ की महात्मा गांधी स्थापना करते हैं। प्रमुख पुस्तक देखिए, कुछ बुक्स लिखे हैं। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये तो आत्मकथा हो गया, ऑटोबायोग्राफी। बहुत एग्जाम में पूछा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो कौन हो जाएगा, महात्मा गांधी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। फिर कहता है अनासक्त योग, हिंद स्वराज, ये भी पुस्तक बहुत क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी में डिटेल से दिया हुआ हिंद स्वराज के बारे में। तो ये 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी इसके लेखक हैं। गीता माता सप्त महाव्रत महात्मा गांधी से ही है। महात्मा गांधी के वास्तविक दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का जो विरोध है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, इस सप्त महाव्रत में है। सुनो विद्यार्थियों, ये भी महात्मा गांधी के रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध। कुछ पत्रचार समाचार पत्र भी वो जारी करते थे, आइए जानते हैं। द ग्रीन पैम्पलेट, ये याद करेंगे 1896 ईस्वी में राजकोट से। इंडियन ओपिनियन, ये दक्षिण अफ्रीका से करते थे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बताइए इंडियन ओपिनियन, बताइए इंडियन का ओपिनियन कौन करेगा, तो गांधी जी करेंगे। यंग इंडिया, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि यंग इंडिया 1919 ईस्वी में जब हमारे यहाँ क्या हो रहा था, ये रॉलेट एक्ट पारित हो रहा था, तो यंग इंडिया का रचना कर रहे थे। हरिजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, ये सारे में एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ 1932 ईस्वी में हरिजन, ये महात्मा गांधी के कुछ क्या हैं, लेखक है, समाचार पत्र है। आइए महात्मा गांधी की कुछ प्रमुख उपाधि को जानते हैं, क्या उपाधि दिया गया है। इसको कैसरे हिंद की उपाधि देते हैं अंग्रेज़ कुछ खुश करने के लिए, लेकिन बाद में कैसरे हिंद की उपाधि लौटा देते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड में। कैसरे हिंद की उपाधि कहते हैं कि प्रथम भारत विश्व युद्ध के समय, जब वर्ल्ड वार 1914 से 1918 भारत का हो रहा था, कैसरे हिंद की उपाधि दे दिया। भर्ती करने वाला सार्जेंट, प्रथम विश्व युद्ध के समय इसको क्या करें, भर्ती करने वाला, प्रथम विश्व युद्ध के समय सार्जेंट यानी सेना का वो भर्ती करते थे, अंग्रेज़ ने इसको बना दिया था सार्जेंट। फिर कहता है भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इसको क्या उपाधि दिया गया महात्मा गांधी को, भंगी शिरोमणि। कुली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट, इसको क्या देते हैं, कुली बैरिस्टर। कर्मवीर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी, इसको क्या कहते हैं, कर्मवीर। सेवाग्राम का संत, आश्रम की अतिथियों के द्वारा सेवाग्राम का संत उपाधि दिया जाता है। आधुनिक युग का अज्ञात शत्रु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति। आधुनिक युग का अज्ञात शत्रु, मॉडर्न एज का अननोन क्या फ्रेंड की दोस्त, इनिमी। फिर देखिए राजेंद्र प्रसाद कहा देते हैं। फिर उपाधि देते हैं मलंग बाबा, किसने द्वारा देता है, कबालियों द्वारा, कबालियों द्वारा मलंग बाबा की उपाधि टाइटल देते हैं। बापू क्या कहते हैं, बापू कौन कहते हैं, CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू, ये टाइटल इसका बहुत प्रसिद्ध है। बापू हम लोग भी बहुत बोलते हैं, तो ये जवाहरलाल नेहरू हमारा चचा जी देते हैं बापू की उपाधि। देशद्रोही फकीर, विंस्टन चर्चिल, ये देखिए ये ना महात्मा गांधी के बारे में बहुत कमेंट किया है कि महात्मा गांधी अर्धनग्न फ़कीर है, देशद्रोही फ़कीर है, तो ये विंस्टन चर्चिल वहाँ के थे, अंग्रेज़ ही थे। भिखारियों का राजा, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय भिखारियों के राजा के उपाधि से टाइटल देते हैं। राष्ट्रपिता कहते हैं हमारा सुभाष चंद्र बोस, बहुत ज़्यादा
पिता सुभाष चंद्र बोस। अर्धनग्न फ़कीर, भिखारियों का फ़कीर कौन कहते हैं? विंस्टन चर्चिल। ये कहते हैं, ये क्वेश्चन भी से पूछा है कि वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटन बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि देते। माउंट बेटन योजना के तहत हमारा पाकिस्तान और हमारा भारत, प्यारा भारत अलग कर दिया गया था इसी योजना के तहत। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा जो है रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर, ये सारी उपाधि थी आपको हम बता दिए। अब नेक्स्ट आते हैं महात्मा गांधी का उदय कैसे होता है। अभी आया था मदन मोहन मालवीय, आपको बता दें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं BHU, इसकी स्थापना करने वाले हैं मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी का उदय कैसे होता है। राइजिंग ऑफ महात्मा गांधी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आएगा। हमारे ऐसे नेता, इसके कैरेक्टर, रोल्स देखने में बहुत, आपको अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसके टाइटल को आपको जानने का मदद मिला है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आइए महात्मा गांधी के उदय के बारे में पढ़ते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय जनता की आज़ादी के संघर्ष के इस नए दौर के महानतम लीडर है, बड़े महान नेता हैं। भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक ये भारत के विश्व युद्ध में आ गए थे, कुछ कर रहे थे, क्योंकि इसमें 1914 से 1917 आता है ना आसपास, चंपारण का विद्रोह करने लगे और खेरा का विद्रोह 1918 में कर दिए। तो ये 1915 में मूलतः 9 जनवरी 1915 से दक्षिण अफ्रीका में से आ जाते हैं, भारत प्रवेश कर जाते हैं। आधुनिक भारत के इस महानतम नेता ने भारतीय जनता की आज़ादी के संघर्ष का लगभग 30 वर्ष नेतृत्व का, कितना वर्ष? लगभग 30 वर्ष नेतृत्व किया। 1948 ईस्वी में इसका डेथ हो जाता है। महात्मा गांधी का जन्म जो होता है 2 अक्टूबर 1869 का गुजरात के पोरबंदर में होता है। गुजरात का पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी का जन्म होता है। इंग्लैंड में अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। अपना किसके कहने पर? आपको बताए तो ऊपर एक अब्दुल के कहने पर या कोई और है। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के रहते हुए उन्होंने वहां के भारतीयों पर होने वाले गोरे शासकों के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया। किसका? गोरे शासक, वाइट मैन के खिलाफ। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे और दमन के विरुद्ध संघर्ष में जुट गए। 1915 से ही उन्होंने अपने एक आरंभिक संघर्ष की शुरुआत चंपारण, बिहार में की, जहां गरीब किसान नील्हे जमींदारों के अत्याचारों को मुक्त करने के लिए लड़े गए। आपको बताते हैं कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सफलतम सत्याग्रह है, प्रथम सत्याग्रह भारत में। इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। गांधी जी ने जनता में निर्भयता की भावना पैदा की तथा जेल, लोटो और गोली सहित सभी प्रकार के दमन करने को सहन की इच्छा शक्ति उनमें जागृत की। जेल, फिर बोलते हैं गोली वगैरह का सारे चीज़ उसमें टॉलरेंट, बर्दाश्त करने की इच्छा शक्ति थी। उनके नेतृत्व में लोगों ने कानून को खुलेआम अवहेलना और कदाचारियों का और दफ्तरों का बहिष्कार किया। बताइए, इतने बड़े नेता और उसके पीछे इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी जनता को लेकर चलना बहुत साहसिक कार्य, हिम्मत वाला कार्य है। महात्मा गांधी जैसा लोगों ने करों की अदायगी नहीं की, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए, कारोबार नष्ट कर दिया तथा विदेश माल बेचने की वाली दुकान के सामने धरना भी दिया। बहुत ज़्यादा आप देखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान सामान नहीं ले रहे थे, जहाँ पे शराब होता था या कोई और दुकान अंग्रेज़ों का, वहाँ पर धरना देना लोग शुरू कर देते थे। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए समाज सुधार के रचनात्मक कार्य और अन्य रचनात्मक गतिविधियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में योगदान दिया। उन्होंने अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को अमानवीय प्रथा के विरुद्ध लड़ाई किया। देखिए ये क्या कहता है, जन आंदोलन। बहुत बड़े इसके एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी कि महात्मा गांधी खुद नहीं चलते थे, जन को लेकर चलते थे, बहुत बड़ी भीड़ को लेकर चलते थे। अंग्रेज इसी बात से लेकर बहुत चिंतित थे कि ये नेता, ये लीडर, इतने बड़े नेता इतने बड़े लोगों को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। बताइए, उनकी वाणी, भाषा, शैली, रचनात्मक कार्य। फिर आगे देखेंगे, उन दिनों लाखों निम्न जातीय भारतीय अपमान की निकृष्ट जीवन जी रहे थे, क्योंकि उच्च जातियों के लोग उन्हें अछूत समझते थे। यह गांधी जी का एक महान योगदान है कि उन्होंने इस बुराई को मिटाने के लिए संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। उन्होंने तथाकथित अछूत हरिजन थे, उनके लिए तथाकथित अछूत क्या थे? हरिजन थे, हरि के जन थे। अछूत जो थे, महात्मा गांधी ने टाइटल दिया था हरि के जन। नेक्स्ट देखेंगे, उनके आश्रम में गांधी जी और उनके अनुयायी गंदगी साफ करने जैसे अनेक काम करते थे, जिन्हें उच्च जाति के हिंदू अछूतों को काम समझते थे। महात्मा गांधी खुद क्या गंदगी साफ करने में
ऐसे काम करते थे। उसके अनुयायी महात्मा गांधी तो लोग उच्च जाति के लोग उसको अछूत का काम समझते थे। गांधी जी ने गांव के लोगों की हालत सुधारने में भी कोशिश की, प्रयत्न किया। उनका मत था कि जब तक गांव में रहने वाले लगभग 80% जनता का जीवन स्तर सुधर नहीं जाएगा, तब तक भारत प्रगति नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, उन्होंने गांव में छोटे उद्योग स्थापित करने का प्रयास करते हैं तथा खादी का प्रचार किया ताकि वे आत्मनिर्भर और स्वायत्त इकाई बन सकें। नेक्स्ट देखेंगे, प्रत्येक कांग्रेस के लिए खादी पहनना अनिवार्य हो गया। सब कांग्रेस लोग खादी पहनना अनिवार्य कर दिए थे। एक ऐसा अधिवेशन में असम का, जहाँ पे सब लोग खादी पहन कर गए थे अध्यक्षता करने के लिए। चरखा ग्रामोद्योग के लिए महत्व एक प्रतीक बन गया था चरखा, जिसके पश्चात चरखा कांग्रेस के झंडा का अंग बना। गांधी जी ने विश्व बंधुत्व का प्रचार किया क्योंकि ये हिंदू मुसलमान का एकता का समर्थक थे। आइए कुछ प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नीति, इसको देखते हैं। भारतीय नेताओं में विश्वास था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत को स्वराज मिल जाएगा। इंडिया के लोग सोच रहे थे कि 1914 से 18 की जो लड़ाई हो रही थी, इसके बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भारत को दूसरा विश्व युद्ध में बिना पूछे भारत से परमिशन लिए युद्ध में धकेल दिया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत 1919 ईस्वी में भारत सरकार ने एक कानून बनाकर शासन पद्धति में कुछ परिवर्तन किए। इस परिवर्तन के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदन, विधान परिषद और राज्यसभा बनाए गए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे, इन दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था, परंतु इन दोनों केंद्रीय सदनों के अधिकारों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, कार्यकारिणी परिषद के सदस्य जो मंत्री की तरह थे, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था, परंतु में चलाई गई दोहरी सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें व्यापक अधिकार दिए गए। और देखेंगे, शिक्षा और जन स्वास्थ्य जैसे कुछ ऐसे मंत्रियों को सौंपा गया जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। वित्त और पुलिस जैसे ज़्यादा महत्व के विभाग गवर्नर के नियंत्रण में ही रहे। मंत्री तथा गवर्नर जनरल प्रांत के सभी निर्णय को अस्वीकार कर सकते थे। चेम्सफोर्ड के बारे में सारा बता रहा है। सभी महत्वपूर्ण अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद के पास थे। वे ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे, ना कि भारतीय जनता के प्रति। सारे गवर्नर जनरल। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लोगों ने स्वराज प्राप्ति की जो उम्मीद थी, वो उपयुक्त परिवर्तनों से निराशा में बदल गई। संपूर्ण देश में व्यापक असंतोष फैल गया, जिसके दमन के लिए सरकार ने कई तरीके अपनाए। अब चलते हैं कुछ देखें, महात्मा गांधी आंदोलन और सत्याग्रह। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन है। महात्मा गांधी हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 बीपीएससी का क्वेश्चन है। 3 कठिया पद्धति कितना है? ऑप्शन था 3/10, 3/20, 3/22, 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह था, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। 3/20 को 3 बटे, बिहार में 20 कट्ठा का ज़मीन होता है, तो उसको बोलते हैं। उसमें 3 कट्ठा क्या उपजाना था कि नील की खेती उपजाना था, नील का फसल उपजाना था। अहमदाबाद देखिए, चंपारण के बाद महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन में कूद पड़ते हैं? अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। 1918 में महात्मा गांधी भारत में प्रथम भूख हड़ताल की बात करेंगे तो महात्मा गांधी भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं। अहमदाबाद मजदूर किसके लिए? बोनस के लिए। अब खेरा सत्याग्रह, प्रथम किसान सत्याग्रह, पूर्णतः किसान सत्याग्रह 1918 ईस्वी में आता है। खिलाफत आंदोलन भारत में 1919 ईस्वी में शुरू होता। सर्वप्रथम असहयोग की अभिव्यक्ति की। खिलाफत आंदोलन में एक परिचय दिया महात्मा गांधी ने, असहयोग। कांग्रेस अंग्रेज़ों का कोई सहयोग नहीं करते थे, यहाँ के उसका खिलाफ करते थे, नाम ही है खिलाफत। क्यों हुआ था? तुर्की के मुसलमानों के प्रति कुछ ब्रिटेन ने छेड़छाड़ की थी और वहाँ की जनसत्ता के खिलाफ। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति थी। इन्होंने अंग्रेज़ों को आभास किया। जन आंदोलन, बड़े बड़े मास लोगों का, बहुत बड़ा भीड़ अंग्रेज़ों से परिचय दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको बोलते हैं। इसमें डांडी मार्च 1930 ईस्वी में और नमक सत्याग्रह ये घटना घटती है। आपको बता दें, डांडी मार्च
में 24 दिन लोग यात्रा करते थे 78 अनुयायियों के साथ। महात्मा गांधी खुद लीड करते थे, अलग अलग क्षेत्रों से भी, कुछ जैसे राजगोपालाचारी दक्षिण भारत से करते थे, सरोजिनी नायडू भी हैं, कुछ ऐसे भी नेतागण हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन 1940 ईस्वी के आसपास होता है। प्रथम व्यक्ति सत्याग्रह विनोबा भावे हैं सत्याग्रही। जवाहरलाल नेहरू है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के भी कुछ नेता हैं, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त की क्रांति बोलते हैं, ये 1942 ईस्वी में, इसमें नारा देते हैं महात्मा गांधी, करो या मरो, लास्ट में डू और डाई, डू समथिंग और अदरवाइज डाई। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में, इससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। भारत में क्रांतिकारी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी के सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट एक्ट किसके कमेटी के आधारित था? सेडिशन कमेटी के आधारित था। नेक्स्ट देखते हैं। इस समिति के गठन का उद्देश्य था कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन षड्यंत्र किस स्तर तक फैल रहे हैं तथा इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। रॉलेट एक्ट का ये रूल था कि आंदोलन को रोकना और षड्यंत्र को रोकना भारत में ब्रिटिश के खिलाफ। रॉलेट एक्ट लागू करने का मुख्य कारण था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी। नेक्स्ट देखेंगे। समिति ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति द्वारा सुझाव के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल 1919 को 2 विधेयक लाए, जिनमें एक विधेयक तो वापस ले लिए गए, परंतु दूसरे क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है, को 18 मार्च 1919 ईस्वी को पारित कर दिया। आपको याद रखना है रॉलेट एक्ट का कब पारित होता है? 18 मार्च 1919 को। नेक्स्ट देखेंगे। इसकी अवधि 3 वर्ष रखी गई। इसे काला कानून के नाम से कहा जाता था। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। इसे काला अधिनियम या आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने इस्तीफे में कहा था, जो सरकार शांति काल में ऐसे कानून को स्वीकार करती है, वह अपने को एक सभ्य सरकार कहलाने का अधिकार खो बैठती है। मतलब महात्मा जो अली जिन्ना है रॉलेट एक्ट के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं कि जो सरकार शांति काल में ऐसे कानून को स्वीकार कर रही है, वह अपने सभ्य सरकार को कहलाने का हक अधिकार खो बैठते हैं। इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में डालने का अधिकार मिल गया था। गांधी जी पहले ही सत्याग्रह सभा में स्थापना कर चुके थे। अब उन्होंने देशव्यापी विद्रोह करने को कहा। संपूर्ण देश में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी का दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में देश भर में प्रदर्शन हुई, हड़तालें हुई, सारे देश में व्यापार की गति भी धीमी पड़ गई। भारत की जनता ने एकजुट होकर ऐसा विरोध पहले कभी नहीं दिखाया। सरकार ने बर्बरतापूर्वक दमन शुरू किया। कई जगहों पर लाठी और गोली का भी सहारा लिया गया। आइए सीखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। बीपीएससी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है। सुनते हैं जालियांवाला हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। इससे और आगे बढ़ते हैं। 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को 2 नेता, राष्ट्रवादी नेता हैं, एक डॉक्टर सत्यपाल मलिक और दूसरा सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित हुई। जालियांवाला बाग अमृतसर में एक छोटा सा पार्क है जो 3 ओर ऊंचाई से घिरा हुआ और केवल एक छोटी सी गली में जाने का एक रास्ता है। उसी में लोग आपस में बैठ कर के आंदोलन कर रहे थे। आइए कुछ फिगर की मदद से, इस फिगर की हेल्प से कुछ सीखने की ट्राई करते हैं। चलिए देखेंगे इस मैप को। इसमें स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं दिखाई गई 1897 से लेकर के 1869 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में होती है। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी की स्थापना जो होता है, परिवर्तन 1912 में होता है। कम्युनिस्ट पार्टी का जो षड्यंत्र होता है 1929 ईस्वी में होता है। और चौरी चौरा की जो कांड होती है 1922 के आसपास, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को होता है। इसमें करंट अफेयर में अपडेट कर लेंगे। चौरा चौरी का कांड को उत्तर प्रदेश सरकार ने चौरा चौरी कांड का एक्शन बताया, काकोरी कांड को काकोरी एक्शन बताया। नेक्स्ट देखेंगे चंपारण का जो आंदोलन होता है 1917 में होता है।
फिर असम का नाम पुराना नाम कामरूप होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में ईस्वी में हो जाती है। फिर आगे आगे बढ़ेंगे, संयुक्त बिहार पश्चिमी बिहार यहाँ पे बनता है। प्रथम खिलाफत कांग्रेस का जो गठन होता है 1911 में होता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 के आसपास बनते हैं, जिसमें सर सैयद अहमद खान का योगदान होता है। सिंध के आसपास बम्बई से सिंध को अलग करने के लिए मुस्लिम आंदोलन होता है 1923 से 1926 के आसपास। अहमदाबाद में डांडी नामक यात्रा करते हैं महात्मा गांधी। लाहौर सत्याग्रह होता है 1929 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। खेरा का जो कर विधेयक अभियान था, इसमें महात्मा गांधी का भी बहुत योगदान है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो आरएसएस की स्थापना 1925 ईस्वी में होती है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। फिर और देखेंगे 1913 में 1913 के आसपास 1913 में भारतीय भूमि पर इंडियन नेशनल आर्मी द्वारा झंडा फहराया जाता है। फिर नोआखाली काल में महात्मा गांधी द्वारा सौहार्द की स्थापना की जाती है। एक बीपीएससी क्वेश्चन पूछा, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के साथ कौन थे, तो आप कमेंट में बॉक्स में बताएं। बम्बई में 1885 में कांग्रेस का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। और 1857 में बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा के फलस्वरूप 1898 में बहुत बड़ा व्यापक पूना में आंदोलन होता है। रायगढ़ में 1897 के आसपास क्या कहता है कि बलवंत फड़के के विद्रोह करने का निष्फल कर देता है। 1873 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक गणपति महोत्सव की शुरुआत की जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 ईस्वी में बनाते हैं। बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग में भी शामिल होते हैं। फिर देखेंगे पश्चिमी गोदावरी, ये गुंटूर जिला है। फिर देखेंगे एनी बेसेंट द्वारा होम रूल की स्थापना भी की जाती है। दक्षिण भारत में मद्य निषेध के लिए एक व्यापक धरना का भी प्रदर्शन होता है। कोयम्बटूर मालाबार खिलाफत आंदोलन के समर्थन में। पश्चिमी जो भारत में केरल के समीप आसपास में यहाँ पे होता है क्या, मोपला का विद्रोह 1921-22 ईस्वी में। कब, असहयोग आंदोलन के समर्थन में, खिलाफत आंदोलन के समर्थन में। आइए स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटना को डेट वाइज में देखते हैं। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है। इसका पहला अध्यक्षता 1885 ईस्वी में ही होता है। पहले पूना में अध्यक्ष मतलब जो जगह है पूना में किया गया था, लेकिन उनको पुणे में प्लेग नामक एक बीमारी फैल गई थी, जिसे शिफ्ट करके मुंबई लाया गया। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन भारत का विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार कर दिया जाता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में दो भाइयों के द्वारा। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट बनता है। आगे देखेंगे 1912 में बंगाल विभाजन रद्द कर राजधानी को स्थानांतरित करता है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले क्या होता है, दिल्ली दरबार लगता है 1911 के आसपास। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधान मंडल का निर्वाचन भी होता है। आप सीरीज़ को देखिए, एक डेट वाइज में अच्छा से कलेक्शन दिया है महेश्वर नवाल ने, ये अच्छी पुस्तक है। अब देखेंगे 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान करता है। 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि होती है। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया जाता है। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान होता है। 1942 ईस्वी में स्वतंत्रता के लिए समझौतों की शर्तों के तय करने में कैबिनेट मिशन असफल रहता है 1946 ईस्वी के आसपास। 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन और पाकिस्तान को भी विभाजन कर स्वतंत्रता प्राप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि हम लोग आपको बताए थे, डिस्कस किए थे ऊपर में जालियांवाला कांड में, कि यह सभाएं शांतिपूर्ण आयोजित की जा रही थी, जिनमें अत्यधिक विरुद्ध संख्या और स्त्री भाग भी ले रहे थे। अचानक ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम है जनरल डायर, बीपीएससी का क्वेश्चन है, जनरल डायर ने पार्क में एकत्रित हुए निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश देते हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें मरने वाले लोग मात्र 369 बताए जाते हैं। दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्याकांड कहते हैं। दीनबंधु एफ एंड्रूज डायर ने शान में कहा था कि लोगों को सबक सिखाने के लिए यह कार्रवाई की गई, उस पर निहत्थे गोली चला दिया गया। उसे घृणित कार्य का कोई पश्चाताप नहीं हुआ, डायर बोल रहा था। वो इंग्लैंड चला गया, जहाँ कुछ अंग्रेज़ों ने उसका सम्मान के लिए पैसे एकत्र करना शुरू कर दिए गए।
एक ब्रिटिश अखबार ने आधुनिक इतिहास का एक नृशंस हत्याकांड कहा था। ब्रिटिश अखबार भी ऐसे टाइटल लिखते थे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट होता है जिसमें गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लिपि पोती की संज्ञा कह देते हैं। याद रखेंगे, जालियांवाला बाग के बाद एक कमेटी बनती है जिसको क्या बोलते हैं, हंटर कमेटी। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित करती है। समिति के अन्य सदस्य में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी, MR और जयकर आदि नेता शामिल थे। लगभग 21 साल बाद 13 मार्च 1940 ईस्वी को उधम सिंह ने गोली मारकर माइकल ओडायर की हत्या कर दी जाती है। उधम सिंह 13 मार्च 1940 ईस्वी को बदला ले लेते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओडायर पंजाब का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में भारतीय जनता का रोष बढ़ गया, जिसमें सरकार के दमन में भी वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया गया। अखबार भी बंद कर दिए गए थे तथा उनके संपादकों को जेल में डालकर निर्वासित कर दिया गया। दमन ऐसा भयंकर चला जैसा 1857 के विद्रोह को कुचल देने के पश्चात चलाया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट देखेंगे कि अगस्त 1919 ईस्वी में अमृतसर का अधिवेशन होता है। अगस्त 1919 ईस्वी में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। नेक्स्ट देखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में चयनदीप के नेतृत्व एक डंडा फौज अस्तित्व में आई। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज एग्जिस्टेंस में आई, अस्तित्व में आई, जो लाठियों और चिड़िया मार बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर गश्त लगाते और पोस्टर चिपकाते थे। अब देखें खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। तुर्की के सुल्तान को खलीफा, मुसलमानों का सर्वोच्च धार्मिक नेता का पद प्राप्त था। ब्रिटेन द्वारा खलीफा के प्रति किए जा रहे अन्याय के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया। तुर्की से रिलेटेड है खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी ने इसको अच्छे से लिया और खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली तथा शौकत अली, जो अली बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे, ने अबुल कलाम के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को चलाने के लिए खिलाफत कमेटी गठित की गई जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस भी मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को 24 नवंबर 1919 ईस्वी को हुई दिल्ली खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। इस आंदोलन का विरोध CR दास ने किया। उन्होंने विरोध विधान परिषद के बहिष्कार को लेकर था। अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल, ये क्वेश्चन BPSC में पूछा है, अल हिलाल किसके लेखक हैं? अबुल कलाम आज़ाद हैं, के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार किया। 1924 ईस्वी में जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में हुई नई सरकार का भी गठन हुआ तो उसने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन का मूल कारण ही समाप्त हो जाने के कारण यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि असहयोग आंदोलन। 1920 ईस्वी में कांग्रेस कलकत्ता के विशिष्ट अधिवेशन में तथा नागपुर में 1920 में आयोजित एक अपने वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध संघर्ष एक नई योजना स्वीकार की। नागपुर अधिवेशन में लगभग 15,000 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया। सभी न्यायोचित और शांतिमय साधनों से भारतीय जनता द्वारा स्वराज प्राप्त करना कांग्रेस के संविधान का उद्देश्य बन गया। इन साधनों द्वारा किए जाने वाले संघर्ष को असहयोग आंदोलन का नाम दिया। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता का अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थान का बहिष्कार भी किया गया। 17 नवंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। इस आंदोलन का लक्ष्य पंजाब और तुर्की के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करना था और स्वराज को प्राप्ति करना था। इसका ब्रिटिश
प्रारंभ ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई सर जैसी पदवियों को त्यागने जैसा था। 1920 ईस्वी में अपनी कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी लौटा देते हैं, जिसके पश्चात विधान परिषदों का बहिष्कार प्रारंभ हुआ। जब परिषदों के लिए चुनाव हुए तो अधिकांश लोगों ने वोट डालने से मना कर दिया। विद्यार्थी और अध्यापक ने भी स्कूल छोड़ने शुरू कर दिए। राष्ट्रवादियों ने दिल्ली में जामिया मिलिया और वाराणसी में काशी विद्यापीठ जैसी नई शिक्षक संस्थान स्थापित की। लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां भी छोड़ दी। वकीलों ने अदालत का बहिष्कार किया। सारे देश में सार्वजनिक हड़तालें हुई। 1921 का वर्ष समाप्त होने से पहले ही 30,000 लोग जेलों में बंद कर दिए गए। केरल के कुछ भागों में भी विद्रोह भड़क उठा। अधिकांश लोग मोपला किसान थे, जिसे मोपला विद्रोह 1921-22 के आसपास कहा जाता है। इसे मोपला विद्रोह कहते हैं। विद्रोह को बर्बरतापूर्वक कुचल दिया गया, जिसमें 2000 से अधिक मोपला किसान मारे जाते हैं। करीब 45,000 किसानों को बंदी बना लिया गया। 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता हकीम अजमत खां थे। अधिवेशन में आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया गया और तब असहयोग आंदोलन का अंतिम दौर प्रारंभ हुआ। चौरी चौरा कांड देखते हैं। इसी को उत्तर प्रदेश सरकार ने चौरी चौरा एक्शन कर दिया। गांधी जी द्वारा वायसराय को दी गई चेतावनी के समय सीमा पूरी होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हिंसक घटना होती है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। ये टाइम 5 फरवरी याद रखेंगे 1922। चौरा चौरी कांड के नाम से चर्चित इस घटना के पश्चात भीड़ ने विरोध स्वरूप पुलिस के 22 सिपाहियों को थाने में अंदर जला देते हैं। चौरा चौरी घटना गांधी जी से इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई, जिसमें चौरा चौरी कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थापित करने का प्रस्ताव पारित कराया गया। प्रस्ताव में रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया गया, जिसमें कांग्रेस के लिए 1 करोड़ सदस्य भर्ती कराना, चरखे का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करना, मादक द्रव्य निषेध तथा पंचायतों संगठित करना सम्मिलित था। महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 18 मार्च 1922 ईस्वी को अहमदाबाद में सेशन जज बूमफील्ड की अदालत में मुकदमा भी चलाया जाता है। 6 वर्ष कैद की सज़ा सुनाई दी जाती है, परंतु 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण महात्मा गांधी को 6 वर्ष पूरे होने से पहले ही रिहा कर दिया जाता है। अब देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। 3 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। इसकी घटना देखेंगे कि कहाँ पे स्थापना होता है। लॉर्ड मिंटो क्या देते हैं। 30 दिसंबर 1906 को जब ढाका में मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही थी, तभी अधिवेशनों को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस सभा में नवाब सलीमुल्लाह, मोहसिनुल मुल्क, आगा खां तथा नवाब बाकर मुल्क उपस्थित थे। सभी की अध्यक्षता बाकर उल मुल्क के द्वारा की गई। 1908 ईस्वी में आगा खां को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्षता बनाया गया। इसी वर्ष अलीगढ़ अधिवेशन में 40 सदस्यीय एक केंद्रीय समिति की स्थापना की गई एवं उसकी प्रांतीय शाखाएं भी स्थापित की गई। नेक्स्ट देखेंगे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन 1906 में होता है ढाका में। दूसरा अधिवेशन 1907 ईस्वी में कराची में होता है। तीसरा अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में होता है भारतीय मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन 1908 ईस्वी में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई। 1909 में लॉर्ड मिंटो ने सुधार द्वारा इस एक्सेप्ट भी कर लिया, स्वीकार भी कर लिया। 1909 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यह 2 नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र थ्योरी के वीजा दे दिया गया, ऐसा प्रतीत होने लगा। 1912-13 में मुस्लिम लीग की राजनीति में एक नई बात देखी गई। इस लीग को में यंग पार्टी में कुछ सदस्य तथा मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमत खां और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का उदय हुआ। नेक्स्ट देखें
इन्होंने मुस्लिम लीग को नीतियों को कांग्रेस की नीतियों के निकट ला दिया। इन्हीं के प्रभाव में वर्ष 1913 में लखनऊ में अधिवेशन लीग ने स्वराज के लक्ष्य को अपना लिया। अब लखनऊ पैक्ट की भूमिका तैयार हो गई। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव में लखनऊ में उदारवादी और उग्र कांग्रेस के मुस्लिम लीग की संयुक्त बैठक होती है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार थे। इन अधिवेशन में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन करने को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो कांग्रेस की एक भूल सिद्ध हुई। दोस्तों, हमने ये वीडियो फिनिश कर दिया महात्मा गांधी, उनके जन आंदोलन और सत्याग्रह। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो अपडेट्स पाने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।